Hello guys, welcome back again in this video. So लास्ट वीडियो में हमने क्या कहते हैं एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, राइट। सो आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आगे क्या क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो कैलकुलेट किया गया है, राइट। सो एक मिनट। ओके, नाउ इट इज आई थिंक गुड। ओके, सो इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना है। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 0 डिग्री, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने, राइट। सो आगे देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। और इसमें ये बोल रहा है कि आप ये एंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो एक ज्योमेट्री चैप्टर में उसमें हमने पढ़ा है कि ये 30 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं और 45 डिग्री कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री और 60 डिग्री, ये सारे एंगल्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिया गया, मतलब आगे हम लास्ट पहले हम पढ़ चुके हैं, राइट। सो तो सबसे पहले क्या कहते हैं 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना है, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ओके, मैं इसको थोड़ा डार्क कलर रेड वाला कैलकुलेट, ऐसे रेड वाला ले लेता हूँ ना। तो 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए इसमें एक ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC लिया गया है जो कि B पे राइट एंगल है और वन एंगल 45 डिग्री है। तो ये एंगल A 45 डिग्री है, तो अदर एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो अदर एंगल C 45 डिग्री कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के लिए आप देखोगे तो तीनों ट्रायंगल A मतलब एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C, इसका जो सम होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो इसको 45 मान लिया, एंगल B ऑलरेडी राइट एंगल पे है तो मतलब ये इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो एंगल C हमें निकालना है, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर C निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस और इसको आप ऐड करोगे तो 135 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे एंगल C 45 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 है तो अगर दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि एंगल A और एंगल C 45 डिग्री होगा, जो कि फिगर 8.1 में दिखाया गया है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी मतलब और ये भी 45 डिग्री आया, मतलब ये एंगल A और एंगल C क्या है वो सेम है। तो BC इक्वल टू AB होगा। कैसे होगा? चूँकि अभी लास्ट में भी हमने जब एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स जब मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि क्या हुआ कि दो साइड्स उसकी इक्वल है, तो वो दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये अगर इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल्स होते हैं। तो अगर AB इफ़ AB इक्वल टू BC देन एंगल C विल बी इक्वल टू द एंगल A। तो अब अगर ये AB इक्वल टू BC होता है तो एंगल C इक्वल टू एंगल A हो जाता है। तो सिमिलरली अगर ये एंगल C और एंगल A एक दूसरे के इक्वल हैं तो AB इक्वल टू BC होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये होता है। अब BC और AB इक्वल है तो उसकी साइड्स को हम A एज्यूम कर लिए, है ना सपोज मतलब मान लिया A है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो अगर AB और BC पता है तो हमें AC की वैल्यू जो हाइपोटेनस है ना, AC मतलब क्या है, हाइपोटेनस है, तो AC की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू A है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो गया, है ना।
फिर इसको ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a² है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू ए हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ले गया। अब अगर ए सी पता हो गया ना, तो हमें तीनों चीज़ें पता हो गई उस ट्रायंगल में। नीचे और यहाँ पे हम फिगर वो ड्रॉ कर लेते हैं क्लियरिटी के लिए, है ना। ये एंगल बी था, ये ए है और ये सी है। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है और ये राइट एंगल है। इसकी वैल्यू क्या निकाली, a/√2 निकली और इसकी वैल्यू a निकली, इसकी वैल्यू आ गई। अब साइन 45 डिग्री निकालना है। साइन 45 डिग्री चाहे आप उसको कंसीडर करो चाहे इसको कर, तो पहले हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, साइड अपोजिट टू द एंगल 45, तो क्या है वो BC हो जाएगी। तो इस ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना पहले, तो एंगल के अपोजिट साइड ये हो गया है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC, तो a/a√2 इसकी वैल्यू 1/2 हो गई। उसी तरीके से cos 45 निकालेंगे, तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल 45, इस एंगल के एडजेसेंट साइड A है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AC है, तो उसकी भी वैल्यू पुट कर लिया तो 1/√2 आ गया। इसी तरीके से tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 साइड अपोजिट टू द एंगल 45 एंड साइड एडजेसेंट टू द एंगल 45, तो अपोजिट A है मतलब BC है, डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड क्या है AB है, तो A/A, इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब उसी तरीके से अब अगर हमें साइन कॉस और टेन 45 डिग्री के लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यू पता है, तो कॉसेक सेक और कॉट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 1/1/√2, जो कि हमें साइन 45 की वैल्यू थी वो यहाँ पे रखेंगे और इसको उसी लॉजिक से जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है सॉल्व करेंगे, तो √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। उसी तरीके से सेक 45 क्या होगा, cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ से वो आ जाएगा। और cot 45 tan 45 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा। तो 45 डिग्री के लिए हम तीनों 45 डिग्री के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए यहाँ पे आगे ये दिया गया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 30 और 60 तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहले वाले केस में हमने राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी, यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC की बात की थी। ईच एंगल इन द इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, और सारे साइड्स इक्विलैटरल मतलब साइड्स इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे। तो जैसे ये ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है, राइट। सो अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो एक एंगल 60 डिग्री होगा, है ना। वो भी कैसे, आप अभी तीनों एंगल का सम अगर आप करोगे, तीनों एंगल का सम करके वो क्या होगा, 180 डिग्री होता है, राइट। अब तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इसको 3 इंटू एंगल A लिख सकते हैं, मतलब A B और C तीनों आपस में बराबर है, तो इसकी जगह भी एंगल A लिख सकते हो, इसकी जगह भी एंगल A लिख सकते हो, तो तीनों को ऐड करोगे 3 टू A एंगल A 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। और एंगल A और B और C तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो वहाँ पे मतलब कोई भी एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये चीज़ जो हमने अभी एक्सप्लेन किया कि A B और C तीनों बराबर होंगे, तीनों साइड से इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अब हम एक जो इस ट्रायंगल में पॉइंट A है, पॉइंट A से साइड BC पे एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर कितने, दो ट्रायंगल बन गए ना, एक ट्रायंगल ADB बन गया, ABD, और दूसरा ट्रायंगल ACD बन गया। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना,
देखो ये वाला जो सिंबल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और जो अगर सिंगल लिखते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल। तो पिछले से पिछले वीडियो में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जब चैप्टर स्टार्ट किया गया तो पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्या कहते हैं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे अभी क्या है कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस दोनों चीज़ों का आ रहा है, तो एक बार प्रॉपरली हो सकता है वहाँ पे कुछ मतलब छूट गया हो, तो यहाँ पे हम उसको अंडरस्टैंड कर लें। तो उसको समझने के लिए आगे चल पीछे हम उसको देख लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है वो देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है, एक मिनट, ओके हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है उनका साइज और शेप दोनों क्या कहते हैं इक्वल होता है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो सेम साइज के होंगे और उनका शेप भी एक ही तरीके से होगा। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी होता है। जबकि सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा कि उनका शेप तो सेम होगा, है ना, बट उनकी साइज क्या है वो डिफरेंस होगी। उनका साइज सेम नहीं होगा बट शेप सेम होगा। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, है ना, दे विल हैव द सेम रेशियोज। तो ये सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस की चीज़ें होती हैं। तो अभी जस्ट हम चैप्टर में जाते हैं। तो चैप्टर में क्या है, तो आई थिंक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे जस्ट मैं और एक बार ट्राई करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की। तो देखो अगर सिमिलर है, ठीक है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट, तो जैसे सिमिलर है तो यहाँ पे शेप एंड साइज दो चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे शेप और साइज दो चीज़ें यहाँ पे भी आती है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तो जैसे हम मान लो ड्रॉ करते हैं ना, अगर सिमिलर ट्रायंगल में ये ट्रायंगल और उसी तरीके से ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है इसमें मतलब साइज का अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हैं, बट ये इनकी साइज, चूँकि ये वाला ये साइज इसकी साइज से अलग है, ये वाली साइज इस साइज में कुछ अलग होगा, ये साइज और ये साइज कुछ अलग होगी, राइट। और यहाँ पे हम दो लाइन खींच लेते हैं जो बताया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। तो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उसमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उसका रेशियो, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का एक फिक्स रेशियो होता है। तो उसका रेशियो का मतलब ये हो गया, अगर हम इसको ए बी और सी माने और दूसरे को पी क्यू और आर माने, है ना, राइट ट्रायंगल ही मान लो। अब क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और सिमिलर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है ना, और कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान, सॉरी हम इसको मैं थोड़ा सा हटा के फिर से बताता हूँ। तो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है और ये सिमिलरिटी का सिंबल होता है। तो जब ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू और आर, ऐसे सिमिलरिटी का सिंबल आता है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उस केस में जो कोरस्पॉन्डिंग साइड मैंने बताया था कि ए सी वाला पी आर के कोरस्पॉन्डिंग है, ए बी पी क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है और बी सी क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग है ना, एक लाइन दो लाइन इसमें दो लाइन इसमें, तो ये दो यहाँ पे दो यहाँ, तो ये मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, ए सी अपॉन पी आर का रेशियो, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ये हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। उसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, वो मतलब इक्वल होता है। तो ये सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब जबकि अगर हम कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस जब होते हैं ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंस के केस में दोनों उसके शेप, अब इसमें क्या है, इसमें शेप तो आपको दिख रहा होगा शेप सेम ही है, मतलब जिस शेप में ये है उसी शेप में, बट इसमें साइज अलग है। ए सी की साइज पी आर के साइज से छोटी है तो साइज अलग अलग होगी।
तो यहाँ पे शेप सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगी। इसमें क्या है, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगी। तो कॉन्ग्रुएंस से जब दो ट्रायंगल होंगे, तो जब मान लो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं ना, ये एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये हो गया, राइट। अब इसी को हम ए बी सी एम एन क्यू, राइट, ये दो ट्रायंगल हमने ए बी सी और ये एम एन क्यू, दो ट्रायंगल को हमने यहाँ पे लिया। तो अब दोनों ट्रायंगल अगर सेम हैं, मतलब दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज सेम है, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो कॉन्ग्रुएंस कैसे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम एन और क्यू। तो जब ऐसे कॉन्ग्रुएंसी का लिखते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना, जैसे ए वाला है तो ए वाला एम के कोरस्पॉन्डिंग है, ए वाला एम के कोरस्पॉन्डिंग है, बी क्या होगा, एन के कोरस्पॉन्डिंग होगा, सी क्या होगा, क्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा, राइट। तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस, जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्रायंगल तो उनके शेप और साइज इक्वल होते हैं, मतलब शेप साइज इक्वल होंगे। अब शेप अगर कॉन्ग्रुएंस हैवी हैं तो उसमें जो जैसे यहाँ पे बताया कि साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, बट यहाँ पे क्या है, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके साइड्स जो हैं वो इक्वल ही हो जाएंगे, है ना। ये एम ए बी एम एन के बराबर हो जाएगा, ए सी क्या है वो एम क्यू के बराबर हो जाएगा, और बी सी क्या है एन क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल ए विल बी इक्वल टू द एंगल एम, एंगल C will be equal to the angle Q, and angle M will be equal to the angle angle B will be equal to the angle N। तो ये कॉन्ग्रुएंस होंगे अगर दो ट्रायंगल, तब ये चीज़ें होल्ड करती हैं। और जब सिमिलर होंगे दो ट्रायंगल तो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा केवल वो प्रोपोर्शनल होगा, वो इक्वल नहीं होता है, राइट। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो उनके शेप्स इक्वल होंगे, साइज अलग होंगे, बट कॉन्ग्रुएंट होंगे तो शेप और साइज दोनों इक्वल होते हैं। अब इसमें जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो इसमें ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है वो हमने वहाँ पे एलोबोरेट करके डिस्कस किया। उसमें क्या क्या होता है, जस्ट अगर आपको यहाँ पे देखना है तो मैंने जो सर्च किया था, जैसे यहाँ पे एस 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 ए एस ए एस, ये सब थ्योरम्स होती हैं, है ना। इससे क्या है कि ये सारे पोस्टुलेट्स होते हैं, इसको यूज करके ही हम कॉन्ग्रुएंसी को क्या कहते हैं, प्रूव करते हैं। तो एस 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 का मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, और एस ए एस का मतलब क्या होता है कि साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड फिर उसके बीच का एंगल और दूसरी साइड, है ना, दूसरी साइड उसके वो इक्वल होगी दोनों ट्रायंगल के, तब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, तो एक एंगल उसके बीच की साइड फिर उसके दूसरा एंगल, ए एस मतलब दो एंगल और एक साइड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको डिटेल में हमने ट्रायंगल वाले चैप्टर में अच्छे से समझा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ये डबल ए एस, है ना, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो जस्ट अगर मान लो समझना ही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस एस एस, एस ए एस और ए मतलब ए एस ए। तो इस ए एस ए मतलब क्या हुआ कि ये अगर मान लो एक ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल और उसके बीच की ये साइड्स, तो ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, तो ये हो जाता है। अगर एंगल साइड मतलब क्या हुआ कि ये एंगल कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, दो एंगल और कोई भी एक साइड होगी तो वो ए एस होता है। साइड एंगल साइड मतलब क्या हुआ कि ये साइड दो साइड लिया और उसके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ऐसे समझते हैं इसको। एस एस का मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड। ए एस ए का मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल। और ट्रिपल एस का मतलब कि इसके तीनों साइड्स जब दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हो, तो ये सारे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। अब हम परपेंडिकुलर आगे बढ़ते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये बताता है कि ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब क्यों कॉन्ग्रुएंट है ना, वो वाई पूछा है। तो कॉन्ग्रुएंट इसलिए हैं, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तब देखो
एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो ये एक एंगल मतलब दो एंगल बी के बराबर हो गया। दूसरा एंगल डी जो है इक्वल टू एंगल डी, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों ट्रेंगल के लिए इधर भी वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, ये इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये ए बी डी ट्रेंगल लोगे तो उसमें एंगल भी डी बनेगा, और ए सी डी ट्रेंगल लोगे तो उसमें भी 90 डिग्री मतलब एंगल डी बनेगा। तो डी डी के बराबर हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। और परपेंडिकुलर है, अब ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इसमें क्या है कि ये एक ए बी इक्वल टू ए सी है ना, यही तो तीन चीज़ें इसमें हैं इक्वल टू, चूँकि यही तीनों चीज़ें हैं। तो इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, दो एंगल और एक साइड मतलब ए ए एस वाली प्रॉपर्टीज को तो यहाँ पे लिखेंगे ए ए एस, एंगल एंगल साइड, तो दो एंगल और कोई भी एक साइड, एक ट्रेंगल के दो एंगल और कोई एक साइड दूसरे ट्रेंगल के वही कोरस्पॉन्डिंग दो एंगल और साइड के जब इक्वल होते हैं तो वो ए ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का यूज करके वो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ए ए एस वाली क्राइटेरिया लिखी हुई है, राइट। तो ये सब अगर डिटेल में आपको अगर नहीं समझ में अभी मतलब समझ में आ रहा है, तो अगर आप वो ट्रेंगल वाला चैप्टर पहले जो मैंने क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में अपलोड किया है वो आप डिटेल में देख लो, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब दोनों ट्रेंगल क्या हैं, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके वहाँ पे सीपीसीटी का मतलब क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल। सीपीसीटी का मतलब यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, हाँ ये कोरस्पॉन्डिंग, ये है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, सीपीसीटी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जस्ट हम लिख लेते हैं सीपीसीटी का, और आगे नीचे जाते हैं। तो सीपीसीटी का क्या मतलब होता है, सीपीसीटी का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, जैसा कभी हमने इसमें ऊपर समझा था कि दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो इस ट्रेंगल में इसको अलग अलग ड्रॉ कर दें तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, कहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आई विल ड्रॉ इट हेयर, राइट। ये जस्ट अ मिनट, ये एक ट्रेंगल हो गया, दूसरा ट्रेंगल ये हो गया, राइट। तो ऊपर ए है, ये बी है और ये डी है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। तो अब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, बी डी डी सी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो ये अभी जैसे मैंने नीचे किया कि दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो बी डी इक्वल टू डी सी आ गया, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बी ए डी और इसके दूसरे ट्रेंगल में इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल होगा ना, ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे सीपीसीटी थ्योरम को यूज करते हुए, राइट। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ए बी डी इज राइट ट्रेंगल है, तो राइट एंगल टेड डी विद बी ए डी इज 90 एंड ए बी डी इज 60 डिग्री, राइट। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, तो यहाँ पे अगर बी ए डी और सी ए डी 30 डिग्री कैसे हुआ वो आपको समझ में आया, नहीं आया तो जस्ट मैं इसको आपको मिटाता हूँ यहाँ से, ये वाला चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। ओके, सो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो बी ए डी और सी ए डी अगर एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी
इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आप देखोगे एंगल बी ए डी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर ऐड करेंगे तो एंगल ए के टोटल के बराबर हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एंगल ए के बराबर है और एंगल ए ऑलरेडी 60 डिग्री, जो कि हमने पूछे ऊपर समझा था। तो अभी बी ए डी सी ए डी 60 डिग्री के बराबर है और दोनों आपस में अभी सी पी सी टी थ्योरम को यूज करके दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो इसको बी ए डी प्लस सी ए डी बी ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे बी ए डी लिख दिया इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2 टाइम्स इंटू एंगल बी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, है ना। ये चीज़ यहाँ से आ गई। तो वही दिया है कि ए बी डी जो एक राइट ट्रेंगल हुआ, राइट एंगल एट डी, मतलब डी पे उसका एंगल 90 डिग्री है और बी ए डी 30 डिग्री और ए बी डी 60 डिग्री है। ये चीज़ें वहाँ पे पता चल गई। तो यही बोल रहा है कि ये ए बी डी एक राइट ट्रेंगल हुआ, एंगल डी पे 90 डिग्री हुआ और एंगल ए बी डी 60 डिग्री है, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल अभी इसको इक्वल प्रूव करके पहले फिर हमने ये एंगल 30 डिग्री कैलकुलेट किया, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे क्या दिया है, एज यू नो फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो अब हम ट्रायंगल ए बी डी को ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये साइड्स हमें ए पता है, हमने माना था, है ना, कि राइट ट्रायंगल मतलब इक्वल साइड्स है। तो इक्वल साइड्स में हमने ऊपर भी इसको ए एज्यूम किया होगा, राइट। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम इसको चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल माने थे ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में पहले यही तो ड्रा किया था, ए बी और डी, और ये फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, राइट। अब इक्विलेटर पहले तो ये ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी, राइट। ओके, तो उस प्रॉपर्टी से ये साइड्स ए बी आ गई। अब यहाँ पे एंगल ए यही था, यहाँ पे बी था और ये एंगल डी बन गया, जो कि ये 90 डिग्री पे, और ये एंगल 60 डिग्री हुआ और ये एंगल 30 डिग्री हुआ, राइट। अब ये 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये चीज़ हमें कैसे पता चली, ए बी की वैल्यू 2a के बराबर है, राइट। ए बी की वैल्यू 2a के बराबर है। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पे सपोज ही कर लिया कि जैसे हमने अभी ये साइड को a माना है, तो यहाँ पे वो साइड को 2a माने, 2a माने चूँकि आधा करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से ही 2a मान रहे। तो इसकी साइड 2a है, इसकी साइड 2a है, इसकी साइड 2a है, राइट। कोई भी तीनों साइड्स इक्वल रहेंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो उसकी एक साइड को हमने ए बी को 2a मान लिया है। अब 2a है तो हमें बी डी क्या है, बी सी के आधा होगा। कैसे, अब इसको हम समझते हैं कि ये कहाँ से आया। ये चीज़ ऐसे आई कि अभी वही जो सी पी सी टी थ्योरम है ना, कि बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी दिया है, बी डी इक्वल टू डी सी, यहाँ पे सी पी सी टी थ्योरम को यूज करके बी डी इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी थ्योरम हमने ये प्रूव किया था या वहाँ पे कैलकुलेट किया था या फाइंड आउट किया था, राइट। अब बी डी प्लस डी सी अगर आप देखोगे तो क्या है, उस एंगल में जाओ, यहीं पे देख लेते हैं ना, ये वाला सॉरी ये वाला पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट डी था, राइट। अगर ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी होगा। और बी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, जिसको कि हमने 2a माना था, तो ये 2a हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बी डी इक्वल टू डी सी है। तो जब बी डी प्लस डी सी इक्वल टू 2a है, तो अब बी डी डी सी बराबर है, तो बी डी की जगह पे मतलब डी सी की जगह पे बी डी ही रख दिए, अगर दोनों इक्वल हैं। तो ये 2a हुआ, तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, मतलब 2 इंटू बी डी इक्वल टू 2a, तो बी डी इक्वल टू क्या हो गया, a हो जाएगा, राइट। तो बी डी इक्वल टू a आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि बी डी इक्वल टू a के बराबर हो गया, और वो बी सी का आधा होगा, बी सी का आधा ही होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू बी सी है ना, ये बी सी है, और इसी का जब ये बी डी जाएगा तो इधर
मान लो इसको बी सी मान लेते हो तो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी, मान लो बी सी की जगह हमने 2a नहीं पुट किया, केवल बी सी ही रखा है, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बी डी की वैल्यू बी सी का हाफ होगा, तो ये बी डी इक्वल टू ए हो गया, तो ये ए आ जाएगा, राइट। ये हमने बी डी की साइड को कैलकुलेट कर दिया, ए बी की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आ गई। अब पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमें ए डी की साइड को निकाल लेना है। जब दो साइड पता होती है तो तीसरी साइड हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट। यही तो होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए डी निकालना है। ए डी निकालना है तो ए डी को एक साइड रखा और बी डी को दूसरी साइड भेज दिया, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ गया। ए बी की वैल्यू क्या है, 2a का स्क्वायर हो गया, बी डी की वैल्यू क्या है, ए हो गई, तो इसको किया तो 3a स्क्वायर हो गया। और जब ये आगे कैलकुलेट इसका अंडर रूट लोगे, चूँकि ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है, तो अंडर रूट लोगे तो ए बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये ए डी इक्वल टू ए रूट 3 आ गया। ये कहाँ से आया, आपको समझ में आया ना। अगर ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर है, तो जब इसका अंडर रूट लोगे, इसका अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट करोगे तो रूट 3 का अंडर रूट हो जाएगा, और ए स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो वो ए ही हो जाएगा, तो ए अंडर रूट 3 हो गया, राइट। सो वो हो गया। अब हमें ट्रेंगल में तीनों साइड्स पता हो गई, राइट, तीनों साइड पता हो गई। तो यहाँ पे हम फिर से वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको रेशियो निकालने में आसानी होगी। ये क्या साइड थी, ये बी थी, ये ए था और ये डी था, इसको ए हो गया था, ये 2a हो गया था, और ये a इंटू रूट 3 हो गई थी। और ये एंगल हमारा 60 डिग्री और ये एंगल हमारा 30 डिग्री। अब हमें पहले पहले क्या निकालें, पहले 30 डिग्री पे जाते हैं, तो 30 डिग्री का रेशियो निकालेंगे तो 30 ये एंगल कंसीडर करेंगे, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो a अपॉन 2a लिख लिया, मतलब बी ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी, ए अपॉन 2a लिख लिया, तो ये 1/2 आ गया। उसी तरीके cos 30 निकालेंगे तो एडजेसेंट साइड, इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये वाली होगी ना, ये वाला एंगल लोगे तो एडजेसेंट साइड ये वाली होगी, a रूट 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस 2a, तो रूट 3/2 आ गया। उसी तरीके से tan 30 निकालोगे तो अपोजिट साइड जो कि बी डी है, इस एंगल के अपोजिट साइड बी डी है ना, बी डी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड जो कि a रूट 3 है, तो a अपॉन a रूट 3 1/3 आ गया। अब अगर हमें साइन कॉस और टैन पता है तो उसके रेसिप्रोकल से हम कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू जैसे पहले कैलकुलेट किया वो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सिमिलरली 60 डिग्री के लिए ही आप जाओगे तो हमें ये एंगल कंसीडर करना। अब ये एंगल कंसीडर करोगे तो हमारा साइन के रेशियो के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो ए बी सेम ही रहेगा 2a, और ये एंगल कंसीडर करोगे तो अपोजिट साइड ये ए डी हो जाएगी, राइट। तो ए डी लिख दिया, तो ए डी की वैल्यू क्या है, ए रूट 3, तो ए रूट 3 डिवाइडेड बाई 2a, तो रूट 3/2 है। उसी तरीके cos 60 डिग्री के लिए लोगे तो एडजेसेंट साइड ये है और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो 1/2 आ जाएगा, a अपॉन यहाँ पे a अपॉन 2a आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसे tan 60 निकालोगे तो tan 60 में क्या हो जाएगा, ये लोगे तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, तो a रूट 3 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, और a कैंसिल हो जाएगा, है ना, a कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू रूट 3 बचेगी, तो यहाँ रूट 3 आ गया है। अब साइन 60 cos 60 और tan 60 पता है, तो अगर साइन कॉस टैन का वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल से कॉसेक 60 की वैल्यू निकाल लिए, कॉस के रेसिप्रोकल से सेक 60 का वैल्यू निकाल लिए, और टैन के रेसिप्रोकल से कॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। एक मैं समझा देता हूँ, जैसे tan 60 पता है तो कॉट 60 क्या होगा, कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन tan 60, यही तो पढ़ा था हमने ना, tan 60 का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, तो 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू क्या है, रूट 3 है ना। tan 60 की वैल्यू डायरेक्ट मैंने रूट 3 यहाँ पुट करे तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गई। अब हमने अभी तक हमने कितने के लिए, कितने एंगल के लिए निकाल लिया, हमने 45 डिग्री के लिए निकाल लिया, 30 डिग्री के लिए निकाल लिया, और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिया। अब हमें दो एंगल और बचे हुए हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। अब वो चीज़ें हमें देखना है कि हम उसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो
अगर हम एंगल को इसमें अब आगे कैसे निकालते हैं वो लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या होगा जब हम एंगल को छोटा से छोटा और करते जाएं, है ना। राइट ट्रेंगल एट ABC, अगर ये एक ट्रेंगल ABC है, राइट ट्रेंगल ABC है। अब इसमें एंगल ए को, ये एंगल को अगर हम छोटा छोटा करते जाएं, मतलब सी वाला पॉइंट बी की तरफ जड़ता है, जैसे ये है ना ABC ओरिजिनल में रूप में था, ओरिजिनल फॉर्म में क्या था, ABC था। अब ये वाला जो एंगल है, इसी एंगल को सबसेक्वेंटली फिगर में छोटा करते जाए। अब इसी पॉइंट को और नीचे ले आए तो ये एंगल पहले यहाँ तक एंगल था, पहले यहाँ तक था, अब ये एंगल और छोटा हो गया, इससे थोड़ा थोड़ा सा छोटा, जितना सी नीचे आया उतना ये एंगल छोटा होता गया, है ना। तो यहाँ से अब ये इतना होगा। अब सब्सिक्वेंटली सी को और नीचे ले लिए तो यहाँ से अब ये एंगल और छोटा हो गया। फिर आगे सी को और नीचे लिए तो अब ये एंगल, ओरिजिनल एंगल तो ये था, ओरिजिनल एंगल ये था, अब ये एंगल और छोटा हो गया। सी को और नीचे लेते गए तो एंगल और छोटा हो गया। फाइनली सी को बी से मर्ज कर दिया तो ये वाला एंगल जो है वो जीरो ही हो गया। ए और सी के बीच में जो एंगल बन रहा था वो वैल्यू, वो एंगल जीरो हो गया, राइट। तो इस फिगर में यही बताना चाह रहा है कि एंगल ए become very close to the 0 degree as AC become almost same as AB, राइट। तो AC क्या था पहले, AC ये बड़ी लेंथ थी ना, हाइपोटेनस बड़ी लेंथ थी। जैसे जैसे सी पॉइंट को नीचे लाते जा रहे हो ये एंगल को छोटा करते करते, AC की वैल्यू क्या है, मतलब AC की जो लेंथ है वो AB के लेंथ को अप्रोच करती जा रही है, इसके बराबर होती जा रही है। और फाइनली जब यहाँ इस कंडीशन में आते हो कि जबकि ये एंगल पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है तो ये वाली साइड जो होती है वो अब AB के बराबर हो जाती है, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ए एंगल ए जो था वो फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, फाइनल वाला। पहले ओरिजिनल क्या था वो दिखा देता हूँ। पहले ये एंगल ए था, ये बी था और ये सी था। और फाइनल जब उसको एंगल ए को तुम छोटा करते गए तो वो एंगल छोटा करने के बाद ये ए, यहीं सी और यहीं बी आ गया। और इसको ना मैं, हाँ, इसको मैं भी इसको डॉट के तरीके से ही दिखाता, जो कि अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको डॉट ही दिखाते हैं। तो ए और सी अभी ऑलमोस्ट बराबर आ गए, ये एंगल जीरो हो गया। तो ये फाइनल कर, तो ए इज वेरी क्लोज टू जीरो, तो एंगल है जो पहले कुछ सम डिग्री था वो जीरो हो गई। तो बी सी गेट्स वेरी क्लोज टू जीरो, तो बी सी क्या है, ये साइड है ना, बी सी जो साइड थी उसकी लेंथ जीरो हो गई। बी सी गेट्स वेरी क्लोज टू जीरो एंड सो द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या थी, साइन ए की वैल्यू क्या थी, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी हो गई। अब बी सी की वैल्यू जीरो हो गई और ए सी की वैल्यू तो कुछ भी रखो, तो अगर इस जीरो में किसी चीज़ से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, है ना। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो गई, राइट। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अब ए वेरी क्लोज टू जीरो, तो ए सी इज नियरली द सेम एज ए बी, सो वैल्यू ऑफ द कॉस ए। अब कॉस ए की वैल्यू क्या निकालोगे, है ना, साइन ए की वैल्यू तो हमने, मतलब साइन ए क्या, मतलब ए एंगल तो जीरो हो गया ना फाइनल केस में, तो ए एंगल जीरो हो गया तो मतलब साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अब कॉस जीरो की वैल्यू देखते हैं। कॉस कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू एडजेसेंट साइड ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ए सी। तो फाइनल के केस में अगर देखोगे जब ये एंगल जीरो हो गया तो ए बी की वैल्यू तो क्या है, ए बी की तो वैल्यू ए बी ही रही है, और ए सी की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट ए बी के बराबर हो गई, तो उसको ए बी के इक्वल लिख दिए, तो ए बी अपॉन ए बी मतलब वन हो गया। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है। तो इस तरीके से 0 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई। अब अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू 0 डिग्री के लिए तो अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ना वो कैलकुलेट करना है। अब tan जीरो की वैल्यू, ये वाला जो फार्मूला था वो हमने शुरू में ही पढ़ा था कि साइन को, मतलब tan को साइन और कॉस के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो tan जीरो इक्वल टू साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो हो गया। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो जीरो डिवाइडेड बाई वन करोगे तो जीरो ही आएगा, तो tan जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। कॉट जीरो की वैल्यू क्या होगी, कॉट जीरो हमारा क्या होता है, कॉट जीरो इक्वल टू कॉस जीरो डिवाइडेड बाई
साइन 0, राइट, यही तो होगा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता था ना। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू अनडिफाइंड होती है ना, ये अनडिफाइंड हो जाती है। तो अनडिफाइंड हो जाती है क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड तो ये इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब कोई चीज़ वो अनडिफाइंड होती है, तो ये चीज़ डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से अब सेक जीरो मतलब क्या हो गया, एक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस 0 क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई। कॉसेक 0 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, राइट। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ भी 1/साइन 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 आ गया। अब 0 से किसी भी चीज़ को, मैंने बताया किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करोगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। इनफाइनाइट मतलब दिस इज अनडिफाइंड, है ना, ये अनडिफाइंड हो जाता है, राइट। तो ये समझ लिए। तो अब हम 0 डिग्री के लिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझ लिए। अब जैसा कि हमने ऊपर क्या समझा था, ऊपर क्या है, एंगल ए को छोटा छोटा करते जाते थे ना, तो वो उस केस में हम 0 डिग्री एंगल ए को 0 की तरफ लाने के ट्राई किए, तब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने निकाला, राइट। अब हम यहाँ पे दूसरा चीज़ करेंगे कि जो एंगल ए है उसको 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करवाएंगे। तो ओरिजिनल में ये ए बी सी राइट ट्रेंगल है जो कि राइट एंगल बी पे है। अब दूसरे केस में क्या है कि इस एंगल ए का थोड़ा सा और बड़ा, पहले ये एंगल छोटा सा था, जब ये ए वाला पॉइंट आगे आएगा तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जैसे समझ लो, मतलब जस्ट ओ सॉरी, एक मिनट, ओके। सो जब ये साइड से ये ए पॉइंट और आगे आएगा तो ये एंगल बढ़ता जाता है, ये एंगल बढ़ता जाता है ना। कोई चीज़ है तो जैसे ये है, ये एंगल बहुत कम होता है, फिर जैसे जैसे ये लाइन ऐसे बढ़ती जाती है जैसे वो एंगल बढ़ता जाता है ना। आपको ये समझ में आता होगा आई थिंक। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये एक्सिस है तो ये एंगल कम होगा, ये एंगल जैसे होगा ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, फिर ये फाइनली 90 डिग्री की तरफ ऐसे अप्रोच करता जाता है, राइट। तो उसी तरीके से जैसे जैसे ए पॉइंट इधर आएगा ये एंगल बढ़ता जाता है, इससे पहले वाले एंगल से ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो जब ए यहाँ पे आ गया तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, एक और आगे लाए तो ये एंगल अब इस एंगल से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर ए को और आगे लाए, अब ये एंगल जैसे कि यहाँ पे लाइन देख रहे हो ना, ये जैसे जैसे ये लाइन वर्टिकल की तरफ बढ़ती जाती, पहले ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल के आसपास ऐसे थी 0 डिग्री, अब ये एंगल ऐसे ये लाइन ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो इसी तरीके से जब आगे ये ए पॉइंट इधर जा रहा है तो ये लाइन वर्टिकल की तरफ, ये वाली जो AC वाली लाइन है वर्टिकल की तरफ बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है। अब ए फाइनली जब बी के साथ मर्ज होता है तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाता है ना। जो एंगल ए था वो ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, 9, ये ऑलमोस्ट का सिंबल होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे वही आगे लिखा है कि व्हेन सी इज वेरी क्लोज टू 0 डिग्री देन ए इज वेरी क्लोज टू 90 डिग्री है, राइट। यहाँ पे अब अगर दूसरे तरीके से इसको समझना चाहो तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे एंगल सी जो है उसको कम ही करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। यहाँ पे फाइनली एंगल सी 0 हो गया, राइट। ये लाइन चूँकि ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पे सी एंगल और कम हुआ, सी एंगल और कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, तो सी तो क्लोज टू 0 हो गया और एंगल ए जो है ये एंगल बढ़ता जा रहा था, एंगल सी कम होता जा रहा था और एंगल ए जो है वो बढ़ता जा रहा। तो जब ये फाइनल कंडीशन में आओगे तो एंगल ए ऑलमोस्ट 90 होगा और एंगल सी जो होता है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, राइट। वो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये फाइनली यहाँ था, अब ये एंगल ऑलमोस्ट, ये पूरा एंगल आप देखोगे 0 डिग्री, और ये वाली जो लाइन थी पहले ऐसे यहाँ से जो एंगल बना रही थी वो अब ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गई, वर्टिकल हो गई तो मतलब जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे ना, तो ये एंगल जैसे जैसे वर्टिकल की तरफ बढ़ती जाती है मतलब वो एंगल 90 डिग्री बनाते जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आगे ये भी लिखा है कि साइन एज वेरी क्लोज टू 1 एंड व्हेन एज वेरी क्लोज टू 90
एंगल 0। तब यहाँ पे अब फाइनल फिगर के लिए हम साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो फाइनल फिगर के लिए अगर आप देखोगे तो साइन ए क्या होता है, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या थी, अपोजिट साइड यहाँ पे ये थी ना, अपोजिट साइड जो है BC थी, BC अपॉन AC हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या हो गया, अब ए जब 90 हो गया तो BC ही था, राइट, BC तो BC ही था। और जो AC की वैल्यू थी, AC ऑलमोस्ट BC के बराबर हो गया, AC यहाँ पे देख रहे हो ना, AC जो था अब ये से BC के बराबर हो गया, तो ये BC अपॉन BC मतलब 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, राइट। उसी तरीके से जब आप अगर कॉस की वैल्यू आप यहाँ पे निकालते हो, यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू एडजेसेंट साइड AB डिवाइडेड बाई AC, राइट। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB क्या हो गया, AB ऑलमोस्ट 0 हो गया फाइनल कंडीशन में। इसमें तो क्या है, AB ये वाली लेंथ जो थी, जब A की वैल्यू 90 डिग्री अप्रोच की तो AB की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और AC की वैल्यू क्या हो गई, वो BC के बराबर हो गई, है ना, क्योंकि BC इन्होंने, तो 0 अपॉन BC मतलब 0 हो गया। तो कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, राइट। सो आगे ये क्या लिखा है, वाई डोंट यू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर 90। अब जैसे 0 के लिए उसने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट किया, उसी तरीके से बोल रहा है कि 90 डिग्री के लिए भी आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करो। तो आप उसको सिमिलरली फाइंड आउट, जैसे साइन पता है तो कॉसेक निकाल सकते हैं ना। तो कॉसेक 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री 1 अपॉन साइन 90 डिग्री, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर कॉस पता है तो सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री 1 अपॉन 0, ये मतलब अनडिफाइंड, राइट। उसी तरीके से अब साइन और कॉस पता है तो टेन निकाल लेते हैं, टेन 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90, राइट। साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगी। उसी तरीके से कॉट 90 की डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू कॉस 90 डिवाइडेड बाई साइन 90, साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0 है, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इस 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगी। तो ये हो गया। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 के लिए भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने अभी सारे एंगल के लिए, मतलब 6 एंगल के लिए, 6 एंगल वो कौन कौन से थे, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए 5 एंगल के लिए हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाला, साइन, कॉस और टेन और कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को हमने निकाला। अब उसी सारी वैल्यूज को आप देखोगे तो ये टेबुलेटेड फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दिया गया, राइट। अब टेबुलेटेड फॉर्म में ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर 6 के 6 नहीं याद है तो आपको मतलब ये पाँचों के पाँचों एंगल के लिए साइन, कॉस और टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए। इसको आप एक जगह पेपर पे लिख कर अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो या कहीं भी चिपका लो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना, जो कि क्वेश्चंस में वेरी फ्रिक्वेंटली ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली पुट करना होता है। ओके, तो साइन 31/2, साइन 60√3/2, 90 की वैल्यू 1, कॉस 0, तो ये आप यहाँ पे ऐसे कर सकते, साइन की याद है तब ये इसकी रिवर्स हो जाती है ना। अब 90 था तो 0 की जगह जो था ये आ गया, है ना, ये चीज़ यहाँ पे आ गया। 60 वाला 30 के साथ स्वाइप हो जाता है और 45 होता है, और ये वाला इधर आ जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। और टेन की वैल्यू क्या है, वो 0 होती है, 1/√3 होती है, 0.45 1 होता है, √3 होती है। इसको आप मतलब दिमाग में बैठाओगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा, राइट।
अब अगर बाकी तीन ऊपर के तीन पता हैं तो उसके रेसिप्रोकल से आप कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अब आगे रिमार्क दिया हुआ है, तो रिमार्क में फ्रॉम द एबव टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, साइन ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। तो जैसे जैसे एंगल क्या है 0 से 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करता है, साइन ए की वैल्यू 0 से 1 की तरफ होती है ना। तो जीरो जैसे जैसे एंगल 0 से 90 डिग्री होता है उसी तरीके से साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 की तरफ अप्रोच करता है, राइट। और कॉस ए की वैल्यू अब 0 से 90 ये साइन के लिए हो जाता है। कॉस के लिए जैसे जैसे एंगल 0 से 90 होगा, कॉस के लिए इसकी वैल्यू 1 से 0 की तरफ अप्रोच करती है ना। वो चीज़ आप यहाँ पे ये चीज़ समझ सकते हैं ना। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है तो ये 0 है, इसकी वैल्यू 0.5 होगी, ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा होगी, ये उससे ज़्यादा होगी, फिर फाइनली 1। और कॉस के केस में उल्टा हो जाता है, सबसे पहले 0 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, फिर इसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है, फाइनली 90 पे 0 हो जाती है, राइट। अब आगे एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल 6 को हम समझते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 6 को हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में क्या है कि एक ट्रेंगल ए बी सी दिया गया है, राइट एंगल एट बी, राइट। ये राइट एंगल एट बी मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, इस पे दिया गया है। तो ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई और एंगल ए सी बी 30 डिग्री दिया गया है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी और ए सी। तो हमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकालनी है। तो अब इसमें क्या है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी वी विल चूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्विंग बी सी एंड गिवन साइड ए बी। सिंस बी सी इज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड ए बी इज द साइड अपोजिट एंगल। तो हमें अब जैसे यहाँ पे ट्रिक होती है, राइट। ट्रिक ये होती है कि अगर हमें बी सी निकालना है और ए सी निकालना है तो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें बी सी और ए सी इन्वॉल्व होते हैं, और एक ये चीज़ हमें नोन है, राइट। ये चीज़ हमें नोन है। अगर ये चीज़ नोन है तो क्या कहते हैं, अब बी सी निकालना है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें बी सी और इसका रेशियो होता होगा ना, मतलब इसका उसका नहीं, इसका सिंपल सी बात करते हैं। ये ए बी नोन है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ए बी और बी सी इन्वॉल्व होता है वो क्या होगा, ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, तो tan की वैल्यू होती होगी ना। तो हमेशा याद रखना कि जो चीज़ हमें नोन है एक तो वो पता है और एक अननोन पता होना चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं। और ये एंगल तो हमें ऑलरेडी पता ही है, तो अगर ये पता है तो ये साइड tan 30 आप लिखोगे तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई अननोन है बी सी, राइट। तो हमें बी सी निकालना है तो वो अननोन है और ए बी हमें पता है, तो ये एक नोन पता हो और ये पता है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये एंगल पता है और बी सी अननोन है, तो यहाँ पे रखोगे तो आप सिंपल से ए बी की वैल्यू 5 पुट किया और डिवाइडेड बाई बी सी tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 ना, जब ऊपर हमने निकाला था tan 30 का। तो अब आगे फ्रिक्वेंटली जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल में या फर्दर सब्सिक्वेंटली जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, राइट। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 हुई। अब इसको कैसे सॉल्व किया गया, 5/BC इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो 1/√3 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इधर से इधर और इधर से इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू √3, तो BC इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ये हो गया, राइट। अब दूसरा हमें क्या है, दूसरा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें ए बी और ए सी इन्वॉल्व हो। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसी, ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड मतलब ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन्वॉल्व होता है, वो साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इन्वॉल्व होता है, राइट। तो यहाँ पे वो लिखा है कि वाई, बिकॉज यहाँ पे ए बी तो हमें नोन है, ये वैल्यू भी हमें नोन है, बट ए सी अननोन है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें ए बी और ए सी जो नोन है उसका और जो अननोन है उसका रेशियो केवल साइन के उसमें आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं,
मतलब इसीलिए यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 5/AC। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब सेम चीज़ को जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस की स्पेलिंग पहले वाले वीडियो में हम गलत लिख रहे थे, तो पाइथागोरस की स्पेलिंग ये होगी पाइथागोरस थ्योरम से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में कैसे निकाल सकते थे AC, ए बी पता है 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, और BC हमने पीछे निकाला। तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर होगा। और फिर उसको जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकाल सकते थे, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल 7 दिया गया है। तो एग्जाम्पल 7 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 7 में ये बोल रहा है, एक मिनट, एग्जाम्पल 7 में एक ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q। तो यहाँ Q एंगल पे राइट एंगल मतलब Q वाला एंगल राइट एंगल है, और PQ की वैल्यू हमें नॉन है 3 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या कौन सा एंगल निकालना है, एंगल QPR। तो ये एंगल निकालना है, और PRQ और ये एंगल निकालना है, राइट। हमें ये दोनों एंगल निकालना है। तो ये एंगल निकालना है, तो ये दो साइड्स हमें नोन है ना। अब यहाँ पे सब कुछ रिवर्स होगा। पहले क्या होता था, पहले हमें एंगल नोन होता था और साइड निकालना हो। तो यहाँ पे साइड पता है तो एंगल निकालना है। तो अब कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर इस एंगल को कंसीडर कर लेंगे, इस एंगल को कंसीडर करें तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ये और इसका रेशियो आएगा, तो वो साइन होगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल और ये क्या है हाइपोटेनस है। तो अपोजिट एंगल PQ डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस PR वो साइन के केस में आता है। तो ये साइन R इक्वल टू PQ अपॉन PR होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया ना। तो आपको ऐसे सोचना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसमें ये दोनों नॉन चीज़ें आएंगी। तो वो अगर ये एंगल कंसीडर करोगे तो ये दोनों तभी आएंगी जब आप साइन R का रेशियो लोगे। तो साइन R का रेशियो PQ की वैल्यू क्या दी गई 3 दी गई है, PR की वैल्यू 6 दी गई है ना। यहाँ PQ की वैल्यू 3 दी गई और PR की वैल्यू 6 दी है। अब इसको निकालोगे तो 1/2। अब साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की भी हो सकती है, साइन 30 की हो, किसकी होती है। तो आपको पीछे टेबल में देखोगे तो वहाँ पे साइन R मतलब किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो वहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, राइट। वहाँ पे टेबल में आप देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो मतलब ये एंगल R जो है, एंगल R का मतलब एंगल वही PRQ है ना, यही एंगल R भी होता है। तो एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब अगर क्या कहते हैं, अब एंगल R हमें पता चल गया। अब एंगल R अगर हमें 30 डिग्री पता चल गया तो एंगल QPR 60 डिग्री होगा। कैसे, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है, राइट। तो एंगल P प्लस एंगल Q मतलब एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तीन ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल R हमें अभी हमने निकाला कितना 30 डिग्री, एंगल Q हमें ऑलरेडी दिया है कि वो 90 डिग्री पे है, एंगल Q 90 डिग्री पे है। तो एंगल P हमें निकालना है। एंगल P ही क्या है, एंगल QPR ही एंगल P है। तो अब आप यहाँ पे निकालोगे तो एंगल P इक्वल टू 9 3 12 120 इक्वल टू 160 डिग्री। तो एंगल P अगर आप निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो यू मे नोट दैट वन ऑफ द साइड एंड एनी अदर acute angle of the triangle is known, remaining sides and angle of the triangle can be determined। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का है ना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक साइड हमें पता हो और एनी अदर पार्ट मतलब एक एंगल भी हो सकता है एक साइड हो। तो एक साइड पता हो या तो एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, या दोनों दो साइड पता हो, है ना। एक एंगल एक साइड या एक दोनों साइड पता हो किसी भी ट्रायंगल की, तो रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल कैन बी डिटरमाइंड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। तो एक साइड एक एंगल पता हो या एक
दोनों साइड पता होनी चाहिए, तब हमें ये पता चल जाता है। अब आगे एग्जाम्पल 8 दिया है। एग्जाम्पल 8 में दिया है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, और ए और बी जो एंगल का सम है वो 0 से 90 डिग्री है, राइट। तो 0 से 90 डिग्री मतलब ए और बी एक्यूटी एंगल है, राइट। यहाँ से ये कंक्लूजन होता है, चूँकि ए और बी दोनों एंगल को आप जोड़ रहे हो तो वो 90 के बराबर होगा या तो 90 से कम होगा, तो ए और बी इंडिविजुअली क्या होगा, वो एक्यूट एंगल ही होगा, और ए एंगल बी एंगल से बड़ा है। अब हमें दोनों एंगल ए और बी निकालना है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ये ए माइनस बी लिखा है, बट आप ए माइनस बी को एक थीटा मान लो, है ना, ए माइनस बी को एक थीटा मान लो, क्योंकि ये ए एंगल ए है, एंगल बी है, दो एंगल का डिफरेंस दिया है, तो इसका डिफरेंस मान लो थीटा डिग्री आता है। तो थीटा डिग्री आप साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तब होगी जब थीटा की वैल्यू 3 होगी ना। साइन कितने पर उसकी वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लिखा है तो मतलब थीटा वैल्यू 30 डिग्री होगा ना। थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होगी तभी तो इसका साइन की वैल्यू 1/2 होगी। हमें वो टेबल याद रखना पड़ेगा हर बार कि कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी, कितने एंगल पे साइन की वैल्यू क्या होगी हमें पता होना है। तो 1/2 इसकी वैल्यू तब होगी, एक मिनट, हाँ 1/2 इसकी साइन की वैल्यू तब होगी जब ए माइनस बी 30 डिग्री होगा, राइट। और इसी के तरीके से कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस की वैल्यू 1/2 तब होगी जब ए प्लस बी मतलब वो उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे जो उसका ए प्लस बी, जैसे वहाँ पे दोनों एंगल का डिफरेंस थीटा लिया, वैसे ये दोनों एंगल का मतलब दो एंगल को जोड़ोगे तब भी तो एंगल आएगा। तो ये ए प्लस बी से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ए प्लस बी मतलब दो एंगल का समेसन दिया, समेसन फॉर्म में दे दिया, बस दैट्स इट। तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब हमें एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, राइट। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा दोनों एंगल पता चल जाएगा। तो क्या दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 30 दिया है, 30 डिग्री, और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। अब ए माइनस बी इक्वल टू 30 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस बी हो जाएगा, बी को इधर लाए तो प्लस में हो गया। अब ये ए की वैल्यू 30 प्लस बी डिग्री है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दो, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर दो ए की जगह पे। तो 30 प्लस बी, और यहाँ वाला जो बी है पहले का वो भी इक्वल टू 60 डिग्री। तो 2b इक्वल टू 60 डिग्री, और ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 30 हो गया। तो 2b इक्वल टू 30 डिग्री, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री, है ना, 30 डिवाइडेड बाई 2। तो b की वैल्यू इतना हो गई, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 30 प्लस b की वैल्यू प्लस 15 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी, राइट। तो a की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ गई। ओके, सो ये हो गया। अब आगे क्या है, आगे एक्सरसाइज 8.2 है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, रे। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।